हे गाइस, इरफान हियर। आज के सिर्फ हम इस एक वीडियो में पूरे जावा के उप्स कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं और फोड़ने वाले हैं। ठीक है। तो गाइस, अगर आपको उप्स नहीं आता है, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो गाइस टेंशन मत लेना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। गाइस, उप्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसकी प्री रिक्विजिट क्या है। आपको जावा के बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको जावा का बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जा करके देख सकते हो। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट बन चुका है, ऊप्स इन वन। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पूरा वर्क करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग ऊप्स में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऊप्स में सबसे पहले तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद मैथड्स देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर देखेंगे, उसके बाद इनहेरिटेंस देखेंगे, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, रन टाइम, कंपाइल टाइम, उसके बाद इनकैप्सुलेशन, उसके कुछ बेसिक आइडियाज, उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ और बेसिक कंसेप्ट जो स्मॉल कंसेप्ट ऊप्स के अंदर आते हैं, वो हम लोग इस वीडियो के बीच बीच में देखते रहेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास ही बनाते हैं हम लोग। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का मैंने क्लास बना लिया है। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्लास एंड मेथड्स में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आता है कि ये ब्लूप्रिंट होता क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि आपको एक घर बनवाना है, ठीक है, या फिर घर बनाना है, अपने लिए घर बनवाना है। तो आप क्या बनवाते हो? सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनवाते हो। ठीक है, सिविल इंजीनियर के पास जाते हो और वो उस घर का ब्लूप्रिंट बना करके आपको देता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो और अपना घर बनाते हो, और उसके बाद उस घर में रहते हो। लेकिन क्या ब्लूप्रिंट्स के साथ आप कोई भी वर्क कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। ब्लूप्रिंट कोई काम ही का नहीं है। मतलब क्लास कोई काम का नहीं है। जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तब तक क्लास कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें उप्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो गाइस, हम लोग तो बेसिक भी काम कर लेते हैं बिना उप्स पढ़े लिखे। लेकिन उप्स पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भी रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग उप्स के मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन साइट पे जाते हो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, ठीक है, वहां पे सर्च करते हो कि मेरे को एसी चाहिए। ठीक है, आपने एसी सर्च किया और यहाँ एसी के बहुत सारे वेराइटीज आ गए। ठीक है, तो एसी के इतने सारे वेराइटीज आ गए, आप उसमें से सेलेक्ट करते हो। आप इस बेसिस पे सेलेक्ट करते हो, उसके बिहेवियर के बेसिस पे, उसके क्या क्या फीचर्स हैं इसके बेसिस पे सेलेक्ट करते हो। तो जब आप एसी लिखते हो तो जो एसी लिखा गया है, एसी नाम का एक क्लास बना हुआ है उनके सर्वर पे। ठीक है, और एसी के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ मैनर्स हैं जो आप देखते हैं, उसके बाद उनको खरीदते हो। तो यही बेसिकली होता है ऊप्स के फायदे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने ऊप्स में और समझते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और क्लास बनाने से पहले एक बात याद रखना कि कोई भी क्लास में, कोई भी क्लासेस में एक ही पब्लिक टाइप का क्लास होगा। ठीक है, और उसका जो नाम होगा वो फाइल के नाम के इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एसी नाम का एक क्लास बनाया। उसके अंदर ये बता दिया कि उसकी वारंटी कितने होने वाली है और उसकी ब्रांड क्या होने वाली है। ठीक है, लेकिन जब आपने ये क्लास बना लिया, लेकिन जब आपने ये क्लास बना लिया तो ये आपके मेमोरी में कोई भी स्पेस लेने नहीं जा रही है। ठीक है, आपकी मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेगी, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट है अभी। ठीक है, क्या है? ब्लूप्रिंट है, आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये कोडिंग वाला जो स्पेस होता है उसमें थोड़ा मोड़ा स्पेस ले लेता है, लेकिन मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेता। ठीक है, तो ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए कोई काम ही का नहीं है। तो हमें एसी नाम का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलिए अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एसी E1 इज इक्वल टू न्यू एसी।
ठीक है, AC A1 इक्वल टू न्यू AC एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस A1 से, इस ऑब्जेक्ट से सबको कॉल करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने डिफाइन किया है ये मैं यहाँ पे ना डिफाइन करके यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, A1 डॉट, मैंने जैसे ही डॉट लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ब्रांड वारंटी, ये दो चीज इस AC से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, AC से सजेस्ट हो रहा है। तो पहला स्ट्रिंग इंट, मैं वारंटी इंट के साथ जाता हूँ, AC डॉट वारंटी इज इक्वल टू, वारंटी कितने साल का था, 2 साल का। फिर A1 डॉट, फिर डॉट में लिखूंगा, फिर स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग भी ब्रांड लिखा, ब्रांड किस कंपनी का मैंने रखा था, सैमसंग। ठीक है, तो A1 ऑब्जेक्ट से मैंने वारंटी को कॉल किया, 2 साल का वारंटी होने वाला है, और A1 ऑब्जेक्ट से मैंने ब्रांड को कॉल किया, सैमसंग नाम का ब्रांड होने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस। ठीक है, टू और सैमसंग प्रिंट हो चुका है। इससे आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं और कैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके किसी चीज को कॉल करते हैं। क्लास बेसिकली कोई काम का नहीं होता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और एक और खास बात है कि एक क्लास का हम लोग कितनों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 1000, 1500, 2000, जितना मन करे उतना बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, AC A2 इज इक्वल टू न्यू AC, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग रख देते हैं A2 डॉट, जैसे मान लीजिए अब वारंटी होने वाला है 5 साल का। ठीक है, अब वारंटी कितने साल का होना है, 5 साल का डॉट, और ब्रांड क्या होने वाला है, सैमसंग ही होने वाला है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे A2 में कर देता हूँ, और यहाँ पे भी A2 में कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ, रन करवाता हूँ। क्या है, 2 सैमसंग 5 सैमसंग, मतलब अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। अब जैसे ही आप जाओगे सर्च करोगे AC, ठीक है, जैसे लेट सपोज आप अमेजन पे गए, सर्च किए AC। ठीक है, इसी सर्च करने के बाद आपने वारंटी और ब्रांड के बेसिस पे फाइंड आउट करना शुरू किया। ठीक है, तो आपको 2 AC मिली, कितने AC मिली, 2 AC मिली। वारंटी 2 है और दूसरे का वारंटी 5 है, और दोनों सेम ही ब्रांड का है, सैमसंग ब्रांड का। ठीक है, और इसका प्राइस थोड़ा सा इससे ज्यादा, जैसे बात है वारंटी ज्यादा होगा, लेकिन ये ज्यादा आपको फायदेमंद दिख रहा तो आप इसको खरीदोगे। ठीक है, और भी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, 1000 2000 रहते ही हैं। ठीक है, तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हो। तो यही बेसिकली होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब जरा मूव ऑन करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैंने एक पहले से ही पॉलीमॉर्फिज्म का क्लास बना लिया है। तो इसमें मैंने क्या बनाया था, AC बनाया था। AC के ये सब क्या थे, प्रॉपर्टीज थे। मैंने आपको बिहेवियर नहीं बताए थे। जैसे आप पर्सन हो, आपका प्रॉपर्टीज क्या है, आप वाइट हो, आप स्मार्ट हो, और बिहेवियर क्या है, आप बहुत तेज दौड़ सकते हो। ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे हो, ये सब क्या है, आपके बिहेवियर्स हैं। ठीक है, वैसे ही मैं एक पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने एक क्लास बनाया पर्सन। ठीक है, इंट में मैं हाइट दे देता हूँ, और स्ट्रिंग में मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो हाइट आपका इंटीजर टाइप का है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, मैं इस यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, पर्सन का ऑब्जेक्ट बन चुका है, और मैं इस P1 से जैसे P1 डॉट मैंने लिखा तो क्या आ गया, हाइट स्ट्रिंग ये सब आ गया है। अब इसके अंदर मैं इसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता हूँ, वर्ड वॉक। ठीक है, ये चल सकता है, और इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिस आउट। ठीक है, सिस आउट आई एम वॉकिंग, और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ वर्ड जंप का। ठीक है, ये जंप करता है, अब कितने मीटर करता है ये नहीं पता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्री डिफाइन कर देता हूँ
आई जम्प्ड 2 मीटर। ठीक है, मैं 2 मीटर क्या हुआ, जंप हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उसमें। तो इसमें मैं जैसे p1 डॉट लिखूंगा, इंट स्ट्रिंग, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जंप भी आ रहा है, देख सकते हो आप, वॉक भी आता होगा। वेर इज वॉक, यहाँ पे वॉक है। ठीक है, मैं फिलहाल जंप को कॉल करता हूँ। ठीक है, और ये जंप कॉल हो चुका है, उसके बाद जंप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई जंप 2 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, एक और जंप नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, void jump। ठीक है, एक और मेथड बन चुका है और इसके अंदर सिस आउट, और इसके अंदर देखिए क्या मैं चेंजेस करूंगा। अब यहां पे मैं इंट जंप लिख देता हूं। ठीक है, इंट जंप, और मैं क्या करता हूं यहाँ पे p1 डॉट डॉट लिखा, तो जंप का देखिए 2 आ चुका है, इंट जंप। इंट जंप को मैंने कॉल कर लिया और इसमें 4 लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर लिखा है आई जंप्ड जंप मीटर। ठीक है, अब इससे देखिए मैं रन करवाता हूँ, उसके बाद अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और मैं समझा भी पाऊंगा। अब क्या है, आई जंप्ड 4 मीटर। मैंने क्या किया, 2 जंप नाम के फंक्शन मेथड्स बना लिए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा है, बस अंतर क्या है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो अलग है। अब ठीक है, ये कैसे पहचान में आएगा, आपको कंट्रोल क्लिक करके इस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच के देखें, और फिर मैं इस पे कंट्रोल पे क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पहुंच गया। तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर ले रहा है कि इसको जाना कहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर दिया तो इस पे चला गया। अगर मैं इसको खाली कर दूं तो वो इसी को कॉल करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको खाली करता हूँ, खाली हो चुका है, अब देखिए किसको ये कॉल करेगा, ऊपर वाली लाइन को 2 बार प्रिंट कर दे। ठीक है, 2 बार प्रिंट कर दे। अगर मैं इसके अंदर 4 डाल दूं और इसके अंदर 3 डाल दूं, ठीक है, तो ये इसको कॉल करेगा और 3 और 4 के साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और ये कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि कंपाइल टाइम में ही इसको पता चल जा रहा है कि कौन से जंप में जाना है। ठीक है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो जब हम लोग इनहेरिटेंस देख रहे होंगे तो उस टाइम उसको देखेंगे। तो अब जरा बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं कंस्ट्रक्टर का एक क्लास बना लेता हूं। कंस्ट्रक्टर नाम का क्लास बन चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये जितने कोड हैं मैं इसको कॉपी करता हूं और इसमें पेस्ट करता हूं। ठीक है, कोड लिखने से अच्छा मैं यहाँ, क्योंकि इसी से काम होने वाला है। ठीक है, पेस्ट हो चुका है। मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में समझाता हूँ, कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करती है। तो कंस्ट्रक्टर भी गाइस एक तरीके का फंक्शन ही होता है, जैसे ये फंक्शन है ना, तो कंस्ट्रक्टर भी एक तरीके का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसकी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे वॉक है, तो वॉक का हम लोगों ने क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉक का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, यहाँ पे मैंने जंप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जंप p1 डॉट जंप मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तब कॉल हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नेम के जैसे ही होता है। जैसे क्लास इंसान है ना, इसी तरीके का होगा। जैसे पब्लिक इंसान। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है और इसमें आउट आई एम इरफान। ठीक है, मैं ये डाल दिया। अब मैंने इस इंसान का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है नहीं बनाया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देखिएगा आ गया आई एम इरफान। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये था। अब ये ऑटोमेटिकली कॉल कैसे हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे इंसान दिख रहा है ना, ये क्या है, एक तरीके का कंस्ट्रक्टर ही है, यही कॉल कर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको आपको कमेंट आउट करके दिखाता हूं, कमेंट कर दिया।
अब मैं अगर इसको रन करूं तो कुछ नहीं कॉल हुआ, रन तो हो गया, एरर नहीं था लेकिन कुछ नहीं आया, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ठीक है, अंडू करता हूं। ठीक है, तो ये क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू लेकर के वो चल जा रहा था। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो ही जाता है, बस दिखता नहीं हम लोग को। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो एक मैं और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं सेम नाम का, पब्लिक इंसान। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर दे देता हूं। मैं यहाँ पे हाइट और नेम को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और मैंने 23 और इरफान दिया हुआ है, आप देख सकते हो आएगा 23 इरफान। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये कौन सा था, पैरामीटराइज, और ये जो कंस्ट्रक्टर था ये नॉन पैरामीटराइज था या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, अब हम लोग एक दिस कीवर्ड का भी यूज करते हैं। दिस कीवर्ड कैसे यूज होता है, बस यहाँ पे लिखना है दिस। ये क्या करने वाला है, ये दिस कीवर्ड आपके नॉन पैरामीटराइज या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, आप देखना, आई एम इरफान 23 इरफान। ठीक है, पहले अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं और अब रन करवाऊं तो सिर्फ 23 इरफान आने वाला है। ठीक है, लेकिन इसको मैं अनकमेंट करूं और अब रन करवाऊं तो दोनों आ गया। ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड क्या किया, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसके बाद पर फर्दर अपना काम किया। ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड वर्क करता है। अब यहाँ पर मैंने न्यू हाइट न्यू नेम लिखा है, मैं चाहता हूं कि नहीं न्यू हाइट न्यू नेम नहीं लिखूं, वही दोनों लिख दो। ठीक है, ठीक है, लिख दिया। तो यहां पे आपको वार्निंग आ गया, तो इस वार्निंग को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको दिस लिखना पड़ता है, दिस डॉट। ये बेसिकली क्या काम करने वाला है, इस हाइट को इस वाले हाइट में डालना, मतलब ये हाइट और ये हाइट सेम नहीं है, ये हाइट और ये हाइट सेम था, लेकिन अब क्या कर रहा कि इस हाइट को इस वाले में डालना और इस नेम को इस नेम में डालना है। ठीक है, तो अभी भी ये वर्क अच्छी तरीके से करने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर का हम लोग यूज करते हैं। जरा बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस ऊप्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, विदाउट इनहेरिटेंस आप रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। इनहेरिटेंस का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए इनहेरिटेंस के साथ शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस का पहले से ही क्लास बना लिया, उसके अंदर कुछ कोड्स लिख लिए, आपके टाइम को मैं बचा सकूँ क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक क्लास इनहेरिटेंस बना लिया है। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में सब में रहता ही है। आप इस तरह इसको भूल जाइए, अभी क्या है इस पे हम लोग आएंगे तुरंत। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाया फादर का जिसका नाम स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया फादर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आर्गुमेंट नेम है, और मैंने लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये दिस डॉट नेम बेसिकली क्या काम करने वाला है, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में इसके प्रॉपर्टीज को कॉल करने वाला है। ठीक है, मतलब ये वाला नेम बताएगा कि ये यही वाले नेम में जाने वाला है, दिस मतलब ये होता है। अगर आप दिस नहीं लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और उसके अंदर फिर मैंने लिखा है सिस आउट प्रिंट एल नेम इज वन। ठीक है, ये प्रिंट होने वाला है। और मैंने एक और फंक्शन बनाया वॉइड ईट नाम का जिसके अंदर ये प्रिंट होने वाला है। ठीक है, नेम इज ईट। उसके बाद मैंने एक सन का क्लास बनाया हुआ है जो फादर को एक्सटेंड कर रही है। और जब भी आप एक्सटेंड लगाओगे तो फादर में एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया हुआ है, तो वैसा ही कंस्ट्रक्टर हमें सन में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सन में एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। और यहाँ पे कीवर्ड आया सुपर। दिस बेसिकली क्या काम करता है, करंट क्लास के करंट कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज को कॉल करता है, जबकि सुपर उस क्लास के फादर के कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज को कॉल करता है सुपर। ठीक है, मतलब ये काम ये क्या करने वाला है, इस वाले नेम को कॉल करने वाला है, और इस वाले नेम को मैं जो भी दिया हूँ वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसमें भी एक ईट नाम का फंक्शन बना लिया आई एम ईटिंग, और इसमें भी एक ईट नाम का फंक्शन है नेम इज। ठीक है, उसके बाद मैंने फादर का ऑब्जेक्ट बनाया एफ। ठीक है, न्यू फादर, इसमें इरफान पास कर दिया। और सन का ऑब्जेक्ट बनाया एस, न्यू सन, इसमें वीजी पास कर दिया। ठीक है, और फिर एस से
मैंने ईट को कॉल किया। कॉल करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। जैसे मैं डॉट लिखता हूं तो क्या क्या आ रहा, नेम, ईट, ठीक है, और मतलब ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखो, फादर से नेम आ रहा है, मतलब फादर की भी प्रॉपर्टीज को ये कॉल कर पा रहा है। फादर में जितने प्रॉपर्टीज रहेंगे वो भी कॉल करेगा। अभी ईट जो सन से आ रहा है वो भी फादर से होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ईट लिख देता हूँ, ठीक है। इतना कुछ हो चुका है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको रन करवाऊं तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला क्या है, इरफान इज वॉकिंग, ये कहाँ से है? क्वेश्चन इज ये कहाँ से है, ठीक है। तो फादर में हम लोग आते हैं, जो पहला ये लाइन है ये है इरफान इज वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद आया वीजी इज वॉकिंग, ये कहाँ से आया? इसमें तो हम लोगों ने वॉकिंग नाम का कोई फंक्शन ही नहीं लिखा हुआ है, कोई चीज ही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या किया है, फादर से इनहेरिट किया हुआ है इस प्रॉपर्टीज को। किस प्रॉपर्टी को? इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये सुपर जेन बेसिकली क्या काम कर रहा है, इसी को कॉल कर रहा है, सुपर, ठीक है। और इस नेम की जगह वीजी आ गया और वीजी इज वॉकिंग। उसके बाद मैंने एस डॉट ईट लिखा है तो ये ईट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे ईट को कॉल किया है, ठीक है, तो इसको कंपाइल टाइम में नहीं पता है कि इस वाले ईट को कॉल करना है या फिर इस वाले ईट को कॉल करना। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और फिर रन करवाऊं तो आप देखना क्या होगा, वीजी इज ईटिंग, इस वाले को कॉल कर दिया, ठीक है। यानी उसको कंपाइल टाइम में नहीं पता था कि किसको कॉल करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम में इसको पता चलता है कि किस वाले ईट फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म वाला भी पार्ट खत्म हो चुका है और इनहेरिटेंस वाला भी पार्ट खत्म हो चुका है। जैसे सन फादर को इनहेरिट कर दिया उसके प्रॉपर्टीज को, और उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके इसको भी कॉल कर दे रहा है और इसको भी कॉल कर दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वीजी इज वॉकिंग, वीजी इज ईटिंग आर, ठीक है। कुछ यही होता है इनहेरिटेंस। चलिए अब मूव कर जाते हैं इनकैप्सुलेशन की तरफ। तो इनकैप्सुलेशन में मूव करने से पहले मैं इनकैप्सुलेशन का एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का क्लास बन चुका है ना, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा को हाइडिंग करने का काम करता है, डेटा को हाइड करने का काम करता है। जिस डेटा की आपको जरूरत नहीं है उसको सिंपली ये हाइड कर देता है। या फिर लेट सपोज एन एग्जांपल कि कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन में बुक सेलिंग किया जाता है और कुछ पार्टिकुलर बुक का प्राइस इतना है, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर बुक का प्राइस सिर्फ और सिर्फ एडमिन चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है डेटा हाइडिंग, डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उस कोडिंग को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन चेंज करेगा, बाकी सब चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी एग्जांपल को भी हम लोग आज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम लोग डेटा हाइडिंग की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। एक क्लास बन चुका है, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, void run नाम का, ठीक है। ठीक है, void run नाम का मैंने फंक्शन बना लिया है और इसके अंदर मैं sysout और लिख देता हूं irun, ठीक है। ये मैंने इतना काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस एक्सेस मॉडिफायर का ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेस मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद से कॉल कर लेते हैं am डॉट रन आ जाएगा, am डॉट रन, ठीक है। सिंपली अब इसको थोड़ा हम लोग रन करते हैं, ठीक है। आई रन आ चुका है। तो मैंने अभी एक्सेस मॉडिफायर लगाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, पब्लिक कर देता हूं, ठीक है, पब्लिक, ठीक है, और फिर रन करवाता हूं तो भी हो रहा है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं
अब रन करवाता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या है, एरर आ गया। मतलब आप प्राइवेट चीजों को एक क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप इसी क्लास के अंदर इस रन फंक्शन को कॉल कर सकते हो। आपने इनकैप्सुलेशन क्लास में डिफाइन किया था, आप इसी क्लास के अंदर उसको फिर वापस से कॉल कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर में डिफाइन किया था, आप एक्सेस मॉडिफायर में आप इसको कॉल कर सकते हैं, बाहर नहीं कॉल कर सकते। अगर आप दूसरे पैकेजेस में भी कॉल करना चाहे, अगर मान लीजिए सोर्स में मैं दूसरा पैकेज बना दिया, अगर उसमें मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, अगर ये फंक्शन पब्लिक है तो उसमें भी कॉल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर प्राइवेट है तो कहीं भी कॉल नहीं होगा। ठीक है, अब एक और होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड बेसिकली क्या काम करता है, इसको भी एक बार हम लोग रन करवा ही लेते हैं। ठीक है, ये आई रन हो चुका है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ प्रोटेक्टेड से, कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी आपको ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेस होने वाला है। ठीक, कुछ इसी तरीके से वर्क करता है एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इनकैप्सुलेशन की तरफ। तो मैंने इनकैप्सुलेशन को समझाने के लिए एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, उस एग्जाम्पल में मैंने किया क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चेंज नाम का क्लास बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो प्राइस था उसको मैंने प्राइवेट कर लिया। ठीक है, मतलब इसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता इस क्लास से बाहर। उसके बाद मैं सेट प्राइस नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, जनरली गेटर्स एंड सेटर्स का यूज होता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये कीवर्ड है सेटर। ठीक है, सेट प्राइस मैंने एक बनाया हुआ है फंक्शन, जिसके अंदर मैंने लिखा है बूलियन इज एडमिन। अगर एडमिन होगा तो बूलियन ट्रू होगा, अगर एडमिन होगा तो बूलियन ट्रू होगा। अगर एडमिन वो निकला तो दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, मतलब प्राइस सेट हो जाएगा। एल्स अगर वो एडमिन नहीं हुआ तो नॉट एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। और जैसे ही आपने सेट प्राइस बनाया तो आपको गेट प्राइस बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन हुआ था, प्राइस सेट हो जाएगा और ये प्राइस मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सबको मेरे को एक्सेस भी करना है, तो मैंने क्या किया है, इस चेंज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है सी। ठीक है, और इसी से मैंने सेट प्राइस को कॉल कर लिया है। सेट प्राइस जो फंक्शन है यहाँ पे उसको मैंने कॉल किया और इसमें 23 मैंने प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे 23 प्राइस सेट हो गया तो मैं गेटर्स को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया सी डॉट गेट प्राइस। और जैसे ही गेट प्राइस मैंने कॉल करवाया हुआ है तो उसके बाद से ये 23 जो प्राइस मैंने दिया है वो सेट प्राइस में जाएगा, प्राइस सेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे गेट प्राइस से प्राइस वो रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे 23 प्रिंट हो जाएगा। आप देखिएगा तो 23 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा। ठीक है, फॉल्स करने पे क्या आ रहा है, नॉट एक्सेसिबल हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से वर्क करता है इनकैप्सुलेशन। अब मूव ऑन कर जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्शन का क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का क्लास बन चुका है। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले अभी हम लोग इनकैप्सुलेशन पर है, अब एब्स्ट्रैक्शन क्यों पढ़ रहा है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या करता था, डेटा को हाइड करता था फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। एब्स्ट्रैक्शन भी डेटा को हाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन नहीं होने वाला है, यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए डेटा को हाइड करेगा। तो सपोज करो आप को एक बल्ब ऑन करना है, आप स्विच ऑन करने गए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, बल्ब चालू हो जाता है। उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है आपको वो जानने से मतलब है नहीं। ठीक है, तो वही है कम्प्लेक्सिटी, उसको रिड्यूस करके एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया गया, आप सिंपली ऑन करते हो बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लास बना लेता हूं, एक क्लास कार। ठीक है, कार नाम का मैंने क्लास बनाया। इस कार का कुछ ब्रांड होगा, स्ट्रिंग ब्रांड। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइस होगा, इन प्राइस। ठीक है, और एक इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी डिफाइन कर देते हैं, वर्ड स्टार्ट कार इज स्टार्टेड। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है। कार, आप कहीं भी कार खरीदने जाते हो शोरूम में, तो आप ये नहीं ना बोलते हो कि मेरे को कार दे दीजिए,
आप जैसे ही बोलते हो मेरे को कार दे दीजिए, तो शोरूम वाला आपसे बोलता है कि आपको किस ब्रांड का कार चाहिए, कौन सा कार चाहिए, फिर आप वो कार बताते हो, फिर वो कार आपको मिलता है। तो कार बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाने से कोई फायदा है ही नहीं। अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना भी देते हैं, लेट्स सपोज कार C इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना भी दिए तो कोई फायदा, सी डॉट कोई भी चीज जैसे ब्रांड ही मैं कॉल कर लिया, ठीक है, तो क्या फायदा होगा इससे, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कार क्या है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके हम लोग आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो अब माइट भी आपसे पूछ सकता है कि आपको किस ब्रांड का कार चाहिए, तो हम लोग क्लास बना लेते हैं, क्लास BMW, ठीक है, जो एक्सटेंड करेगी इस कार को, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग क्लास बना लेते हैं, क्लास ऑडी, ये भी एक्सटेंड करेगी इस कार को, ठीक है, क्लास बन चुका है और इसका कोई मतलब है नहीं। अब ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है क्लास, ठीक है, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसका यूज होने नहीं वाला है, तो हम लोग क्या बना देंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बनाने से क्या होगा कि अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग इसको बनाएंगे तो एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। और इस फंक्शन का भी तो यूज नहीं होने वाला, तो इसको भी हम लोग क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि कार इज स्टार्टेड कोई मतलब ही नहीं है, कार इज स्टार्टेड कोई मतलब ही नहीं है, ऑडी स्टार्टेड हो सकता है, BMW इज स्टार्टेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर आने लगा, देखते हैं क्या है, बोल रहे हैं मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो डिलीट मैं कर देता हूँ, क्योंकि एक बार कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो उसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ओवरराइड हो गया, यहाँ पे भी वही बोल रहा है ओवरराइड करने के लिए, ओवरराइड मैं कर देता हूँ, ठीक है, हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, के अंदर लिख सकते हैं हम लोग BMW स्टार्टेड, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं वही, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा एब्स्ट्रैक्शन में, कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इसका हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर हम लोग इसको कॉल करवा दें BMW B इक्वल टू न्यू BMW, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये भी BMW का कॉल कर सकते हैं, देखिए प्राइस वगैरह ये भी कॉल हो रहा है, और स्टार्ट भी कॉल हो रहा है, ठीक है, और मैं करवाता हूँ, ठीक है, BMW स्टार्टेड। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हम लोग को यूज करना पड़ता है कि इसका हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना पाए, क्योंकि ये कोई काम का था नहीं, कंसेप्ट था बेसिकली। और जब भी कोई फंक्शन किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर मैं इसको हटाऊं तो देखिए एरर आने वाला है, एरर आ चुका है, ठीक है। तो ये थे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरफेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटरफेस क्लास बना लेते हैं। तो इंटरफेसेस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है जो C++, पाइथन या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। क्या कंसेप्ट होता है कि और सब में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जैसे मतलब एक क्लास के बहुत सारे पेरेंट क्लास हो सकते हैं, लेकिन ये जावा में सपोर्ट नहीं करता है। तो उसी चीज को टैकल करने के लिए हम लोग इंटरफेस पढ़ते हैं, इसके जरिए उस चीज को हम लोग ओवरकम कर लेते हैं। और ये भी यहाँ पे बात सही है कि इंटरफेस जावा में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा होता है,
यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेस जावा का। ठीक है, तो इसका किस तरीके से सिंटेक्स रहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है, इसमें क्लास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इसमें स्टार्ट बनाऊं, ठीक है, तो इसमें एक कॉमन सा चीज होता है कि हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बनाना पड़ा था, लेकिन इंटरफेस बनाने के बाद ये जो स्टार्ट है ना, ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है। आप देखिएगा एरर आ रहा है, ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है, इंटरफेस लिखना मतलब एब्स्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंप्लीमेंट BMW। ठीक है, BMW क्या हुआ, इंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे इसका अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, यहाँ पे देखिए मेथड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड मैंने लिख दिया है स्टार्ट का। अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंटरफेस ऑडी। ठीक है, और इसमें भी हम लोग वर्ड स्टार्ट लिख देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में ऑडी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिएगा ऑडी भी इंप्लीमेंट हो चुका है, मतलब एक तरीके से अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ वर्क कर रहा है। तो यही होता है इंटरफेसेस का वर्क, और बहुत ही ज्यादा इंटरफेसेस यूज होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। तो गाइज यही थे ऊप्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हर जगह यूज हो रहे होते हैं, और मैं ऊप्स के लगभग सारे कंसेप्ट को इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग इस वीडियो में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़े, कंस्ट्रक्टर, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस हम लोगों ने पढ़ा है। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।